हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल प्रेगा हेल्थ टिप्स। और आज के इस वीडियो में जो हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स आपको देने वाले हैं वो है आपकी अर्ली अबॉर्शन रीजन एंड कॉजेस। इसमें हम इसके रीजंस को और इसके जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जितना हम कर सकते हैं हम उतने मेजर्स जरूर लेंगे और आपको भी बताएंगे। तो अबॉर्शन मीन्स मिसकैरेज। मिसकैरेज मीन्स कि आपका जो बेबी आपने जिसको इतने प्लानिंग के साथ आपने कंसीव किया है वो अगर पूरा डेवलप होने से पहले ही किसी भी कारण से नोइंगली अननोइंगली विलिंगली अनविलिंगली अगर डेवलप नहीं हो पाता पूरा, तो उसे हम कहते हैं अबॉर्शन या मिसकैरेज। अब अबॉर्शन या मिसकैरेज क्या होता है कि ये बहुत अर्ली स्टेज पे भी हो सकता है और थोड़ा सा लेट 5th मंथ तक भी हो सकता है। ये जो स्वतः ही सेल्फ होता है, अपने आप होता है, इसको हम मिसकैरेज अबॉर्शन की काउंट में रखते हैं। लेकिन आफ्टर 5 मंथ जब हम विलिंगली या अनविलिंगली हम नहीं चाहते और फिर भी अबॉर्शन हो रहा है, या हम चाहते हैं फिर अबॉर्शन हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल हो गया, तो उसे हम डिलीवरी की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि हम उसे डिलीवरी की तरह ही फेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको अबॉर्शन और डिलीवरी में ये फर्क समझ में आ गया होगा। ये जो अबॉर्शन है ये भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो कि 3 मंथ तक हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसे हम अर्ली अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर केसेस में अर्ली अबॉर्शंस ही होते हैं। अगर हम कहें कि टोटल अबॉर्शंस की हम कैटेगरी देखें तो उसमें 70 to 80% अबॉर्शंस जो हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं और जो रेस्ट हैं वो 4th और 5th मंथ में होते हैं। यानी कि जो 12 वीक तक के बीच में होगा, 12-13 वीक तक, उसे हम अर्ली अबॉर्शन कहेंगे। तो हमारा आज के इस वीडियो में जो फोकस रहेगा वो मेनली प्राइमरीली वो हम अर्ली अबॉर्शन के ऊपर ही रखेंगे। तो अब ध्यान दो, जो 3 मंथ के पहले 3 मंथ के अंदर हो जाएगा उसे हम अर्ली और 2 मंथ वाले को हम लेट करेंगे। कई बार ये अबॉर्शंस रिपीटेड होते हैं, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, फिर आपने कंसीव किया फिर हो गया। तो ये जो रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं इनको भी हम अर्ली अबॉर्शन की कैटेगरी में ही रखते हैं। अब इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय इसके कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, बैलेंस्ड डाइट लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे, ओवर एक्साइटेड और ओवर टेंशन दोनों ही ना लें। जेनेटिक डिफेक्ट्स में एक्चुअली क्या होता है कि हर सेल में, जो हमारी बॉडी की सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23+23 पेयर्स में होते हैं ये। और जब फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो सेक्स वाला हार्मोन है 23rd पेयर जो है वो स्प्लिट होता है। और जब वो स्प्लिट होता है तो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो उससे तो जेंडर में कई बार डिफेक्ट आते हैं, लेकिन जो रेस्ट 22 हार्मोन्स के जो पेयर हैं, जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, कई बार जब वो स्प्लिट हो रहे होते हैं तो उनमें से किसी एक का, जैसे ये 2 का पेयर होता है और ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, तो अलग होते समय इसका कुछ पोर्शन इसके पास रह जाता है या ये अपने साथ इसका भी थोड़ा सा पोर्शन लेके चला जाता है, और एग का फॉर्मेशन डिफेक्टेड क्रोमोसोम से होता है या स्पर्म का फॉर्मेशन डिफेक्टेड क्रोमोसोम से होता है। तो उस केस में जो बेबी है वो डिफेक्टेड भी हो सकता है, अर्ली अबॉर्शन भी हो सकता है।
और इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया, सिवाय इसके कि आप हेल्दी हैप्पी लाइफ रखें, बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल रहे। नेक्स्ट वन इज मैटरनल एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 30 ईयर से पहले लेडी कंसीव करती है तो उसमें हार्मोन्स का लेवल बैलेंस्ड होता है ऑलमोस्ट, अनलेस अनटिल की कोई अलग से उसमें कोई डिजीज ना हो उसमें, या उसकी कोई लाइफस्टाइल डिफरेंट ना हो तो 30 तक वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे एज 30 से अबव आती है वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिससे गुड क्वालिटी के एग्स नहीं बनते। और जब गुड क्वालिटी के एग्स नहीं बनते, हार्मोन्स नहीं बनते, तो बेबी का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता और अर्ली मिसकैरेज, अर्ली अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोनल। हार्मोनल रीजन में हम क्या देखते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, जैसे ही फ्यूज होता है एग स्पर्म के साथ वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा या कम बन रहा है तो वो बेबी को डेवलप होने में, ग्रो होने में हेल्प नहीं करता, तो बेबी की जो ग्रोथ है वो इनकम्प्लीट ही रह जाती है। और इसी को हम इसमें कई बार क्या देखते हैं, ल्यूटेरल फेज डिफेक्ट भी इसी केस में आ जाता है। अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या उसको थायराइड है या डायबिटीज है, इन तीनों ही केसेस में हमें प्रेगनेंसी के पहले इन तीनों को ट्रीट किया जा सकता है। आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। खासतौर पे अगर एक बार आपके साथ इनमें से किसी रीजन के कारण आपका मिसकैरेज हो गया है। पीसीओडी के केसेस में आपको डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा सकते हैं और थायराइड के केसेस में आपको टैबलेट देंगे और आपको 1-2 महीने का टाइम लग सकता है थायराइड को कंट्रोल करने में। कई बार ये हाइपर होता है, कई बार हाइपो होता है, दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सिर्फ ये है कि आपने उसको कंट्रोल रखना है और आप उसके बाद कंसीव कर सकते हैं। ये कोई ऐसा चेंज नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते और उसके बाद आप मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, तो इनसे आपको ज्यादा वरीसम होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेक और कंट्रोल रखने की जरूरत है। डायबिटीज, कई बार तो देखो ऐसा ही होता है कि जैसे ही पता चला कि यस गुड न्यूज है घर में, खासतौर से जब फर्स्ट बेबी होता है तो ओवर पैम्परिंग स्टार्ट हो जाती है लेडी की। उस ओवर पैम्परिंग में कई बार आप खुद अपने आप को ओवर पैम्पर करते हो, कई बार आपके फैमिली मेंबर्स आपको ओवर पैम्पर करते हैं और आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हो या जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हो। दिस ऑल कॉजेज डायबिटीज और डायबिटीज से बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, आपके घर फर्स्ट बेबी है, आपके पास गुड न्यूज है, इट डजेंट मीन कि आप अपनी लाइफस्टाइल में से जो है मीठे को ज्यादा ऐड कर दें और न्यूट्रिटिव डाइट को बिल्कुल ही माइनस कर दें। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर और एंटीबॉडीज फैक्टर। इम्यूनोलॉजी में कई बार फीमेल की बॉडी में, खासतौर से जब दोनों का ब्लड ग्रुप में से लेडी का ओ नेगेटिव है, उस केस में क्या होता है कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अगर गलती से फर्स्ट प्रेगनेंसी खराब हो गई या फर्स्ट के बाद आप सेकंड वैसे ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कई बार प्लेसेंटा के थ्रू आप फीमेल की बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो कि डेवलप नहीं होने देती सेकंड बेबी को, या फीमेल के अंदर कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो स्पर्म को अंदर नहीं आने देती। जैसे ही स्पर्म आते हैं वो उसको किल कर देती हैं, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं वो एंटीबॉडीज। या कई बार जब जाइगोट बनता है, एग फ्यूज हो जाता है मेल के स्पर्म के साथ, उसके बाद भी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं कि वो उस जाइगोट के डेवलपमेंट को रोकती हैं, उस हार्मोन के डेवलपमेंट को रोकती हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे।
नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी एक बहुत मतलब कॉमन रीजन होता है। कई बार आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, कई बार आपको बैक्टीरियल हो गया या फंगल हो गया, या कोई आपको और तरह का HIV कुछ इस तरह से आपको इन्फेक्शन हो गए, तो उसमें भी क्या होता है, आप मेडिसिन लेते हैं और कई बार वो मेडिसिन की डोज इतनी ज्यादा होती है कि वो बेबी की ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट असर करती है, या तो बेबी में कोई और डिफेक्ट आ जाता है या बेबी की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ऐसे केसेस में कोशिश करें कि फर्स्ट 3 मंथ तक तो आप बाहर का जो जंक फूड है वो अवॉइड करें, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादातर बाहर से ही आते हैं और आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दवाई लेते हैं वो असर करता है आपके बेबी के ऊपर। तो इसीलिए जब आप इन्फेक्शन ही नहीं लाएंगे तो बेबी अपने आप हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट इज, जब आप इसमें से किसी भी कारण से आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो उस रीजन को हम दे देते हैं अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड में आपका अल्कोहलिज्म हो सकता है, आपका स्मोकिज्म हो सकता है कि आप स्मोक करते हैं, या आप ड्रग्स लेते हैं, या आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, एनवायरमेंटल कोई रीजन है, एनवायरमेंट में कोई टॉक्सिक गैसेस हैं, या आप जो खाना खा रहे हैं उसी में एडल्ट्रेशन है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एनवायरमेंट से आती है, तो उन्हें हम अनएक्सप्लेन्ड या एनवायरमेंटल रीजंस कह देते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट बीट। देखो, ये वैसे भी पुराने जमाने से हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी मना करते थे कि अगर कोई बच्चा खड़ा है या कोई बड़ा है और खासतौर से प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको पीछे से जाके डराओ मत। जब आप उसको एकदम से डराते हो, धप्पी देते हो उसको या बच्चे को डराते हो, तो 1 मिनट के लिए वो इस तरह से करता है या डर जाता है, तो उस समय उसकी हार्ट बीट के ऊपर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए पुराने जमाने में भी हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मना करते थे। सिमिलरली इस स्टेज पे भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को एकदम से धमकाता है, या वो किसी जानवर को देख के डरती है, या किसी पिक्चर को देख के डर जाती है, तो वो भी क्या होता है, एक रीजन बनता है। और कई बार जब आप बाथ शॉवर लेते हैं, शॉवर लेते समय अगर टेम्परेचर जो आपका वाटर है जिससे आप नहा रहे हैं, बात ले रहे हैं, वो अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बहुत ठंडा है, या आप किसी जगह गए बाहर तीर्थ स्थान पे, आपने नदी में से पानी लिया, वो बहुत ठंडा है, आप उसमें बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, आपको जैसे ऐसे करते हो तो वैसे ही आपके बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत स्मॉल होती है। इसको मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज आप कम से कम इम्प्लांटेशन और रिलेशन बनाने के बाद इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ठंडे पानी से ना नहाएं, आप उस पानी से नहाएं जिसका टेम्परेचर आप टॉलरेट कर सकते हैं। और अदरवाइज भी ये बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो हार्ट अटैक्स आते हैं वो वॉशरूम में आते हैं, कि जब जो बुजुर्ग लोग वॉशरूम में जाते हैं, सर्दियों में सर्दियां स्टार्ट होती हैं और वो पहला जब कप पानी का अपने ऊपर डालते हैं तो उससे उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है। तो जब जैसे ओल्ड पीपल नहीं टॉलरेट कर सकते, वैसे आपका बेबी भी बहुत इनोसेंट होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत मालूक होता है, आप प्लीज उसका भी ध्यान रखिए। तो ये जो सारे आपने अर्ली अबॉर्शन के कॉजेस और उसकी रेमेडीज देखी, तो अबॉर्शन को हम फील कैसे करते हैं कि अबॉर्शन हो रहा है या होने वाला है। तो उसके लिए देखो, आपको एकदम से धीरे धीरे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी या एकदम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसको हम किस कैटेगरी में देखेंगे कि वो अब अबॉर्शन हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या पेन, आपको एबनॉर्मल पेन स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है और फिर वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, या आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, आप उसको नहीं टॉलरेट कर पा रहे, तो वो एक सिम्टम होता है कि आपको अबॉर्शन होने वाला है, यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। सिमिलरली अगर आपको कोई बड़ा सा क्लॉट वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है अबॉर्शन का। ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है कि अबॉर्शन हो रहा है या अपने आप से हो गया है, क्योंकि देखो अगर बेबी 3 मंथ का अबॉर्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी उसको 3 दिन ही हुए हैं या 13 डेज ही हुए हैं या 10 डेज ही हुए हैं, तो आपका बेबी भी बहुत छोटा होता है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता और अबॉर्शन हो जाता है। और फिर अंदर की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो पूरी अबॉर्ट नहीं होती
होती है और आप अगर उसको पूरे मंथ कंटिन्यू करते हो तो उससे सेप्टिसीमिया यानी कि टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में आ जाती है और पॉइजन आपकी बॉडी में फैल जाता है। तो अगर आप इसमें से कोई भी ऐसा सिम्टम देखते हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट करें। और यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है, डॉक्टर बीना सेठी, मेरे ही नाम से है। उसके ऊपर मैंने आपको मनचाही संतान कैसे मिले, ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करें और इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर की हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे उस चैनल को भी उतने ही प्यार से देखिए और मुझे उतना ही प्यार दीजिए। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन भी आपके बहुत काम आए। थैंक यू वेरी मच। और आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करिए। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।